गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का पढ़ने जा रहे हैं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो इंग्लिश आप पढ़ ही लोगे, तो मैं सिर्फ हिंदी बताऊंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो पहली लाइन का अर्थ ये बताया गया है कि 14 जुलाई 1789 को सुबह का टाइम था। तो पेरिस सिटी में पूरे राष्ट्र में क्या हुआ, अफरा तफरी का माहौल मच गया था, ठीक है। और क्योंकि जो राजा था, सम्राट था, लुई 16वां फ्रांस का, उसने सेना को आदेश दे दिया था कि शहर में प्रवेश करने के लिए, शहर में प्रवेश करने के लिए। तो इसलिए पेरिस सिटी में क्या है, पूरे अफरा तफरी का माहौल मच गया था, लोग इधर से उधर भाग रहे थे। तो आपको पता चलना चाहिए कि लुई 16वां जो कि फ्रांस का राजा था और बूर्बोन डायनेस्टी से था और 16वां राजा था वो, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं तो अफवाह की वजह से रूमर्स होते हैं अफवाह कि अफवाह के कारण क्या है, सेना को नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश देने वाला है। कि लोगों को पता चल गया था कि अफवाह ये फैल गई थी कि राजा ने सेना को बुलाया है और शहर में प्रवेश करवाया है और लोगों को मारने के लिए उन पर आदेश दे दिया कि गोलियां चला दो, ठीक है। तो ये अफवाह भी फैल गई थी। शहर में सेना का प्रवेश हुआ और अफवाह थी कि आदेश दिया गया है कि सेना को कि गोलियां चलाई जाए, ठीक है, नागरिकों पर। इसमें नागरिक जितने भी पेरिस के थे वो 7,000 के लगभग आदमी, महिलाएं, सारे क्या है इकट्ठे हो चुके थे। किसके सामने? टाउन हॉल के सामने इकट्ठे हो चुके थे, ठीक है। और वो डिसाइड कर रहे थे, या डिसाइड किया उन्होंने पीपल सेना बनाने का, यानी सिर्फ वह सारे इकट्ठे हो गए और पीपल सेना बनाने का, यानी लोक सेना या लोगों की सेना। मिलिट्री से ही मिलिट्रियाँ बनाई ये सब, ठीक है। लोगों की सेना बनाने का डिसाइड कर लिया उन्होंने टाउन हॉल के सामने इकट्ठे होकर। और फिर सारे लोग इकट्ठे होकर, ठीक है, हथियारों की खोज में बहुत सारे सरकारी भवनों के जबरन प्रवेश कर लिया। उन्होंने क्या है, हथियारों को, आर्म्स होते हथियारों की खोज में क्या है, वो सरकारी बिल्डिंग में क्या है बड़ी संख्या में घुस गए या प्रवेश कर गए। अंत में आगे देखते हैं, अंततः वहाँ सैकड़ों लोगों का समूह एक पेरिस नगर के पूर्वी भाग की ओर प्रवेश या चल पड़ा, ठीक है। एक लोगों का बड़ा समूह था, वो पेरिस के पूर्वी भाग की ओर चल पड़ा, ठीक है, पेरिस सिटी की ओर, पूर्वी भाग की ओर। और उधर देखें पेरिस के पूर्वी भाग की ओर क्या बास्तिल किला था, फोर्ट किला, ठीक है। उन्होंने वहाँ पर उस किले में को तोड़ दिया या ढहा दिया उसके, और अंदर प्रवेश कर लिया, ठीक है। और ऐसी संभावना थी कि वहाँ पर बहुत सारा गोला बारूद हथियार मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद इन द आगे वाली लाइन में देखते हैं, फिर आगे चलकर उन्होंने क्या है हथियारों पर कब्जा कर लिया शस्त्र लड़ाई में। अब फिर हथियारों पर कब्जा करेंगे तो बास्तिल का जो कमांडर था उसको क्या है मार दिया गया या वो मारा गया, ठीक है। और जितने भी प्रिजन थे वो सब के सब रिहा कर लिए गए। कहने मतलब जो जैसे ही किले में प्रवेश किया, प्रवेश करने के बाद बास्तिल के किले को तोड़, जो ताला था या गेट था उसको तोड़ दिया गया। उसके बाद
वो अंदर प्रवेश करके, और ऐसी संभावना थी कि वहाँ पर बहुत सारे हथियार होंगे, उनको ढूंढा और उन पर कब्जा कर लिया। और जब फाइट हुई थी बास्तिल के किले के कमांडर के साथ तो वो मारा गया, और बहुत सारे प्रिजन कैद थे वहाँ पर तो उनको रिलीज मुक्त करवा लिया गया। और लगभग कहते हैं कि 7 ही कैदी थे तो उनको ही छुड़ा लिया। फिर आगे देखते हैं तो बास्तिल किले का जो हेड था, मुखिया था या राजा था, कौन था? वो कौन था? राजा लुइस 16वां था। फिर उसके बारे में बताते हैं। सम्राट की निरंकुश शक्तियों का क्या है? प्रतीक होने का कारण किला बना, यानी राजा ने बहुत सारे क्या कर दिया था, उन पर अत्याचार किया, टैक्स कर लगा दिए और अधिक बढ़ा दिया होगा। इसलिए चलते क्या है, लोगों ने अपना गुस्सा क्या है बास्तिल किले पर उतारा। और एक कारण वो हो गया, राजा ने जब सेना टुकड़ी बुलाई पेरिस की सिटी में तो फिर और ऐसी अफवाह फैल गई थी कि लोगों को मारने के लिए राजा ने सेना को बुलाया है और गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। लोग इकट्ठे हुए और दावा बोल दिया गोला बारूद हथियार लाने के लिए। किस पर? बास्तिल किले पर। और लोगों को पता था कि बास्तिल किला एक ठिकाना ऐसा है जहाँ पर गोला बारूद हथियार मिल सकता है, और सरकारी भवनों पर भी अटैक कर दिया था क्योंकि लोगों की घृणा ही थी, नफरत थी राजा के प्रति। और इसलिए बास्तिल किले को क्या है, एबोलिश खत्म कर दिया, ढा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और वहाँ पर जितने भी स्टोन फ्रेगमेंट थे, अवशेष थे, उसके बास्तिल के किले के अवशेष थे, उन्होंने लोगों को मार्केट में लाकर बेचना चाहा और बेच दिया। और वही लोग खरीद रहे थे जो कि चाहते थे कि बास्तिल किले के यादगार के रूप में अवशेष रह जाए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इस घटना के बाद कई दिनों के बाद पेरिस के तथा देश के देहाती क्षेत्रों में कई और संघर्ष या रियोट विद्रोह छिड़ गए थे। यानी उसके बाद देखें तो इस घटना के बाद अनेक पेरिस के अलावा अन्य देहाती कंट्री साइड है ना, जो देश हैं या गांव विलेज हैं, उनमें क्या है, ये विद्रोह है, रियोट्स हैं, वो और अधिक फैल गया था संघर्ष पेरिस के कारण। अधिकांश जनता पावरोटी की महंगी कीमतों का विरोध कर रही थी, क्योंकि अब यहाँ चलते कोई खेती कर नहीं रहा, लोग इकट्ठे हो गए, अनाज वगैरह सब, आर्थिक इकोनॉमी बहुत बढ़ गई थी, इसलिए पावरोटी के दाम भी क्या है, बढ़ गए थे। लोग उस पर भी गुस्सा हो गए थे राजा पर, हर टैक्स दो, टैक्स के कारण फिर ये और क्या है, बढ़ गया था इनके दाम भी। पावरोटी जो अनाज है, ठीक है, इनकी कीमतें में बढ़ोतरी हुई तो टैक्स कहाँ से देंगे, खाने पीने के लालच हो गए, तो इसलिए ये भी एक कारण बन गया विद्रोह का। फिर देखते हैं सच है लेटर बाद में देखते हैं। बाद में इस दौर का अगर अवलोकन करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो हम पाते हैं कि इतिहासकार ने इसे एक लंबे घटनाक्रम की ऐसी शुरुआती कड़ियों के रूप में देखा है, जिनकी परिणति फ्रांस के सम्राट को फांसी दिए जाने से हुई थी। अगर इसके बाद देखें, जब हिस्टोरियन ने देखा कि इस लंबे समय के बाद उन्होंने देखा कि ये तो शुरुआत है, जो छोटी छोटी कड़ियों से जुड़कर एक क्या है, अंत किससे होता है, राजा की, जो फ्रांस के राजा है उसकी मृत्यु से होता है। अंत किससे होता है? इस अत्याचार का अंत राजा की मृत्यु के बाद होता है। फिर देखते हैं थ्रोमोस्ट। हालांकि उस समय अधिकांश लोगों को ऐसे नतीजे की उम्मीद नहीं थी। एंटिसिपेट ऑफ आउटकम, यानी आउटकम नतीजा होता है, यानी ऐसे नतीजे की उनको उम्मीद नहीं थी, इनको लोगों को। फिर देखते हैं ये ऐसा क्यों हुआ और कैसे हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में देखें। ये तो एक समरी थी पूरे चैप्टर की, घटना कालक्रम, तो आगे देखते हैं। फिर फ्रांस में जब चैप्टर पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि फ्रांस में जनता थी वो किन भागों में बंटी हुई थी। 3 भागों में बंटी हुई थी फ्रांस की जनता। तो सबसे पहले आता है फर्स्ट स्टेट, जो क्लेर्गी बोलते हैं, सेकंड स्टेट नोबिलिटी बोलते हैं, और थर्ड स्टेट
तो इनमें बंटा हुआ था। फर्स्ट स्टेट में कौन आता है? जो पादरी वर्ग, एलिट लोग, जो रईसी लोग होते हैं वो आते हैं। द्वितीय स्टेट कुलीन वर्ग का हो गया, और थर्ड स्टेट में सारे बच गए जो आ जाएंगे। ठीक है, जैसे बड़े बड़े व्यवसायी लोग, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि की, फिर किसान और कारीगर आ जाएंगे। ठीक है, किसान और कारीगर, फिर उसके बाद छोटे किसान, भूमिहीन, मजदूर, नौकर, ये आ जाएंगे। तो इनके बारे में और अध्ययन करेंगे बाद में। तो सबसे पहले चैप्टर में आते हैं दोबारा। फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग लेट 18th सेंचुरी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कैसा था, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 1774 की बात है। लुईस 16वां था, वो बुर्बो डायनेस्टी यानी फैमिली से बिलोंग करता था। वो राजा हुआ था, यानी राजा बना, राजा की गद्दी पर बैठ गया। फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा? लुईस 16वां, 1774 में। यानी इससे पहले भी बहुत सारे राजा हुए थे बुर्बो डायनेस्टी से, वंश से, फर्स्ट से लेकर 15, और अभी ये 16वां। और इसकी उम्र 20 साल थी, और इसकी मैरिड यानी शादी हो गई किसके साथ? ऑस्ट्रियन जो राजकुमारी है मैरी एंटोनेट के साथ हो गई। कहते हैं कि बहुत खूबसूरत थी। ठीक है, और इसी के प्रभाव में आकर राजा उटपटांग या गलत निर्णय ले लिया करता था। ठीक है, फिर देखते हैं जैसे ही वो राजा राजगद्दी पे बैठा तो राजा के सामने एक नई समस्या पैदा हो गई थी। उसने पाया कि उसका खजाना है वो क्या है? खाली हो गया। राजकोष है वो खाली हो गया या खाली पाया। और इसका कारण क्या है? लंबे समय तक या लंबे सालों तक क्या है? वॉर होना, और जिसके कारण क्या है? फाइनेंशियल धन का निकास हो गया, और फ्रांस के रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, वो ख़त्म होते जा रहे थे। फाइनेंशियल रिसोर्स थे जितने भी। उसके बाद देखते हैं तो उसमें एक अन्य कारण भी बताया जाता है, जो कि वर्साई का जो कि महल बन रहा था, दरबार बन रहा था, उसमें बहुत ज़्यादा क्या है? इन्वेस्टमेंट लगा दिया था, मेंटेनिंग यानी रख रखाव खर्चे में। ठीक है, ये भी एक कारण माना जाता है। वर्साई का जो पैलेस था, महल था, उसके रख रखाव मैनेजमेंट में या शान शौकत में, ठीक है, एक्स्ट्रा बजट बहुत ज़्यादा धन लगा दिया था, खर्चा कर दिया था इसने। ठीक है, किसने? लुईस 16वां ने। फिर उसके बाद एक और फिजूल खर्ची बताते हैं कि लुईस 16वां ने क्या है? अमेरिका की सहायता की थी। उसके 13 अमेरिकन कॉलोनियन जो क्षेत्र थे उनको छुड़ाने में लुईस 16वां ने यानी फ्रांस ने अमेरिका की सहायता की थी। किससे छुड़वाया था? ये छुड़ाया था ब्रिटेन से। ठीक है, ब्रिटेन उस समय एक शक्तिशाली राष्ट्र था, उसने इंडिया को भी कॉलोनियन बनाया हुआ था। ठीक है, ये वही ब्रिटेन है। ठीक है, ब्रिटिश। तो इसने अमेरिका की सहायता की थी उसके 13 कॉलोनियन जो उपनिवेशिक क्षेत्र है उसको छुड़ाने में, और इसके छुड़ाने में फिर जो सेना का खर्चा है उसको भी फिर तो घाटा लगना ही है। ठीक है, इस युद्ध के चलते फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे का क्या हुआ? 10 अरब लिब्रे का क्या चढ़ गया? द वॉर एंडेड मोर देन ए बिलियन लिब्रे ऑफ द डेबिट ऑफ द ऑलरेडी राइजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे। कहने का मतलब ये है कि इस युद्ध के बाद बताते हैं कि फ्रांस पर 10 लिब्रे का अधिक और अधिक क्या है? कर चढ़ गया था, और वो भी जुड़ गया था किसमें? जबकि उसके पहले ही 2 अरब लिब्रे का क्या है? बोझ चढ़ा हुआ था। 2 अरब लिब्रे का तो बोझ चढ़ा हुआ था, और 10 अरब लिब्रे का और चढ़ गया। ठीक है, तो कर्ज में फ्रांस तो पहले से ही कर्जे में। उसके बाद देखते हैं तो ये फलस्वरूप फ्रांस की सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था, यानी खर्चा क्या है? दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। और इस पर फिर जो लैंडर थे, जो कर्जदाता,
वो 10% क्या है ब्याज मांगते थे। जो उन्होंने कर्ज दिया था 10% क्या है इंटरेस्ट ब्याज मांगना और मांगते थे, वो उन्होंने भी बढ़ा दिया 10% की। अंत में देखते हैं फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा दिनों दिन बढ़ते जा रहा था और कर्ज को चुकाने में कर्ज को चुकाने पर मजबूर थी। यानी कहाँ से चुकाए, मजबूरी होगी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी सर, ठीक है, उनके पास पैसे थे नहीं तो कर्ज नहीं चुका पाती थी। फिर देखते हैं अपने नियमित खर्चों जैसे दिल्ली के नियमित खर्चे क्या है और बढ़ते जा रहे थे। सेना के रख रखाव में दरबार है उसको भी मेंटेन बनाए रखना। फिर उसके बाद सरकारी ऑफिसरों को, यूनिवर्सिटीज़ जो विश्वविद्यालय है उनको चलाने के लिए फ्रांसीसी सरकार को करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इसलिए उन्होंने क्या है कर्ज में बढ़ोतरी कर दी। तो यहाँ से टैक्स आएगा तो हम कर्ज चुका देंगे, ये सोचा था फ्रांस के राजा ने। लेकिन जनता क्या हो गई, और अधिक भड़क गई क्योंकि अत्याचार हो रहा है। अचानक से कर बढ़ा दिया गया और फिर देखते हैं तो जनता क्या हो गई, नाकाफ़ी हो गई, यानी नाराज़ हो गई उनसे, ठीक है। फिर देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी थी 18वीं सेंचुरी में, क्या था, डिवाइडेड थी 3 स्टेट में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो ओनली मेंबर्स वर ए थर्ड स्टेट पे टैक्स, यानी कहने मतलब जो तीसरी जो स्टेट था, समुदाय था, उन्हीं को टैक्स पे करना पड़ता था, कहने मतलब, ठीक है। फिर आगे देखते हैं वर्गों में विभाजित फ्रांसीसी समाज मध्यकालीन में, ठीक है, यानी अलग अलग 3 वर्गों में फ्रांसीसी सरकार क्या है मध्यकालीन में बंटी हुई थी। लेकिन सामंती जो व्यवस्था का अंग था, यानी कहने मतलब तीनों स्टेट में बंटे हुए थे। फ्यूडल सिस्टम जो संघीय सरकार थी उसमें सामंत लोग क्या है, मिडिल एज के लोग ज़्यादा थे, वो उनका दबदबा ज़्यादा था, ठीक है। फिर प्राचीन राजतंत्र पद का प्रयोग और राजतंत्र का भी प्रयोग होता था, क्योंकि राजा का जो ये जन्मसिद्ध अधिकार था कि उसका बेटा फिर बनेगा, ठीक है। और सन 1789 से पहले के फ्रांसीसी समाज एवं संस्थाओं के लिए होते थे। कहने का मतलब है फ्रांसीसी समाज है एवं संस्थाओं के लिए होता था, ठीक है। 1789 में फ्रांस है वो किसके लिए होता था, फ्रांसीसी समाज और इंस्टीट्यूशन संस्थाओं के द्वारा ही होता था, उनसे जुड़े हुए थे। फिर आगे देखते हैं फिगर 2 में आपको दिखाया गया है, क्योंकि जो मैंने पढ़ दिया था पहले, इसे फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था बताई गई, दर्शाई गई है कि कितने भागों में बांटा गया है। और इसमें फिर फ्रांस की अगर जनता की बात करें, लगभग 90% किसान लोग थे। उनकी जनसंख्या में देखें हेडलाइन में से 90% किसकी थी, किसान, 90% किसान वर्ग था। उसके बाद ज़मीन के जो मालिक थे, ज़मीन के जो मालिक किसानों की संख्या बहुत ही कम थी, ठीक है। लगभग 60% देखें तो ज़मीन पर कुलीनों का अधिकार था। 60% में देखें तो ज़मीनों पर किसका अधिकार था, नोबेल, जो नोबिलिटी यानी कुलीन शाही लोग थे ना, जमींदार, उनका अधिकार था 60% लोगों का। और चर्च, जो तीसरा स्टेट आता है चर्च, और तीसरे स्टेट के अमीरों का अधिकार था बाकियों को, ठीक है। इनकी भी संख्या क्या थी, कमी थी। प्रथम 2 स्टेट कुलीन वर्ग एवं पादरी वर्ग के लोग हैं, वो को कुछ जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त था, ठीक है। प्रथम स्टेट दूसरे स्टेट के लोगों को क्या है, सामंती जो लोग थे या कुलीन वर्ग थे, पादरी वर्ग थे, उनको क्या है जन्मसिद्ध अधिकार ही प्राप्त था कि उनको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो करते भी नहीं थे। फिर उसके बाद इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विशेष अधिकार और भी प्राप्त थे उनको, ठीक है। राज्य को दिए जाने वाले करों में छूट, ठीक है, राज्य को दिए जाने वाले करों में
छूट। उसके बाद देखते हैं कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेष अधिकार भी शामिल थे। वह किसानों से सामंती कर वसूल करता था। कि उसके बाद देखें तो उनको इम्पोर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण विशेष अधिकार और भी प्राप्त थे, जिसको वो क्या है टैक्स पे नहीं करते थे राज्य स्टेट राष्ट्र को। और नोबल जो लोग थे यानी कुलीन वर्ग, वो उन अधिकारों का क्या है इंजॉय करते थे या आनंद लेते थे या उनसे कर वसूलते थे। और इन्हीं के चलते क्या है वो एक्स्ट्रा और ज़्यादा क्या है किसान अपने स्वामी की, फिर देखते हैं किसान अपने स्वामी की क्या है हर बात मानते थे। आज्ञाकारी कहते हैं कि यानी छोटे काम से लेकर बड़े काम सारे काम किया करते थे, उनका कहना मानते, क्योंकि कर्ज में डूबे होते थे बेचारे। फिर देखते हैं कौन कौन से, वे घर से लेकर खेतों के काम करना, ठीक है, और सैन्य सेवाएं देना, और सड़कों भवनों निर्माण में भी वो काम करते थे या सेवा देते थे। फिर आगे देखते हैं लास्ट पैराग्राफ। फिर देखते हैं चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा लेता थे। यानी राज्य या राष्ट्र तो लेता ही था किसानों से टैक्स, लेकिन और कौन लेता था, चर्च भी लेता था, जिसको टाइद बोलते थे। टाइद होता है एक धार्मिक कर होता है, ठीक है, ये चर्च के द्वारा लिया जाता था। फिर उसके बाद देखते हैं ऊपर से तीसरे स्टेट के तमाम लोगों को सरकार को कर चुकाना भी होता था। यानी एक तो सरकार को टैक्स चुकाओ और एक चर्च को भी टैक्स चुकाओ। जो धार्मिक टैक्स होता था उसको टाइद बोलते हैं, ठीक है, जो कि चर्च के द्वारा लिया जाता था, और जो राष्ट्र के द्वारा लिया जाता था वो टाइल होता था, सरकार को दिया जाने वाला टैक्स, जिसको प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, ठीक है, ये राजा के द्वारा सरकार के द्वारा लिया जाता था। और भी अनेक अप्रत्यक्ष कर शामिल थे। ये दो तो महत्वपूर्ण थे ही, और भी टैक्स लगाए गए थे, अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं, जिसमें क्या है अप्रत्यक्ष कर में नमक पर, तंबाकू पर, ठीक है, जैसी रोजाना उपभोग करने वाली वस्तुएं, ऐसे जो डेली रूटीन में यूज होने वाली वस्तुएं थी उन पर भी टैक्स लगाया जाता था, उनसे वसूला जाता था कर। इस प्रकार राज्य की वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से जनता वहन करती थी। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।